जय हिंद फ्रेंड्स। कल के पेपर में कुछ और छपा था और आज के पेपर में कुछ और छप गया, जिसकी वजह से लगातार बहुत सारे शिक्षक साथी कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि सर दक्षता का परीक्षा जो है वो 23 तारीख को ही होगा या डेट बढ़ने की संभावनाएं हैं। तो हमने लाइव क्लास में भी आप लोग को बताया था कि जब तक एससीईआरटी हो या बीएसईबी कुछ अपना अपडेट नहीं देती है, क्योंकि पूर्व से तो बीएसईबी ही एग्जाम कंडक्ट करती आई है और अब समय भी बहुत कम बचा है 23 तारीख में। लेकिन 23 तारीख को ईद भी आ रहा है, ईद 23 या 24 को होने की संभावनाएं हैं। तो कहीं ना कहीं ये प्रबल संभावनाएं हैं कि तिथि में परिवर्तन होगा ही होगा। लेकिन जब तक एससीईआरटी से कोई सूचना ना आ जाए, जब तक आपको बीएसईबी से कोई सूचना ना आ जाए, तो पेपर में अलग अलग जिलों के जो संपादक होते हैं, ये जो संवाददाता होते हैं, वो अलग अलग तरीके से अपना छापने का काम करते हैं। आप किसी भी देखेंगे एग्जाम को लेकर के, हमेशा खास करके शिक्षक के एग्जाम को अगर देखें, चाहे प्रधान शिक्षक का देखे होंगे आप लोग या आप दक्षता को देख रहे हैं, तो किसी पेपर में कुछ छपता है, किसी पेपर में कुछ छपता है। तो परेशान होने की बात नहीं है, बिल्कुल तैयारी को एकदम टारगेट करके 23 तारीख के हिसाब से ही चलिए। अभी फिलहाल जब तक कोई परमानेंट सॉल्यूशन हेतु जो सूचना एससीईआरटी से ना आ जाए, जब तक एससीईआरटी या बीएसईबी कुछ अपना अपडेट नहीं दे देती है दक्षता परीक्षा को लेकर के, तब तक आपको तैयारी करते रहना है। और सभी साथियों तक शेयर कर दीजिए, जिससे उन लोगों को भी पता चल जाए कि नहीं, तैयारी करना ही है। अभी ये एकदम ये नहीं, निश्चिंत हो जाइए। दक्षता परीक्षा आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप समझ रहे हैं इससे आपका इंक्रीमेंट बाधित है और असफलता होने की स्थिति में आप समझ रहे हैं आपके शिक्षक साथी, आपके भाई, आपके अड़ोस पड़ोस, आपके प्रखंड, आपके जिला के शिक्षक कहीं ना कहीं उस स्थिति पर चले जाएंगे जहां पर से फिर वापस उनको पुनः एक शिक्षक के रूप में आना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए साथियों, फटाफट देखेंगे आज के इस वीडियो में। 30 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं, जो कि पेडागोजी से 25 प्रश्न है और 5 प्रश्न रीजनिंग के हैं। एकदम बेहतरीन प्रश्नों का संग्रह है। ध्यान से देखिएगा और एक एक प्रश्न को देखिए, और आप लोग भी कमेंट हमें जरूर करिएगा कि 30 में आपका कितना सही हुआ। 30 में जिनका भी मान लीजिए अगर 15 सही हो रहा है, 17 सही हो रहा है, 15 से अधिक जिनका भी सही हो रहा है, वो आप निश्चित रूप से एकदम एकदम समझ लीजिए कि परीक्षा में जब जाएंगे तो आप एकदम बेहतरीन परफॉर्मेंस देकर के आएंगे। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न हमारा है, अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए जिससे लोगों तक पहुंच सके, सभी शिक्षक साथियों तक पहुंच सके ये वीडियो, और उन लोगों को भी जानकारी हो सके कि नहीं, तैयारी को एकदम एकदम लगातार तैयारी को जारी रखना है। बिल्कुल तैयारी को जो है हम लोग को ब्रेक नहीं करना है, ठीक है। आइए साथियों शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला हमारा जो प्रश्न है, यहाँ से 100 तक जाएंगे, 71 से 100, 30 प्रश्न हमारे हो जाएंगे यहाँ पर। देखिए पहला प्रश्न हमारा क्या कहता है, ध्यान देंगे एकदम से। पहला प्रश्न क्या है, पहला ये है कि निम्न निम्न पहला है कि निम्न में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। वस्तुनिष्ठ का मतलब क्या होता है साथियों, ऑब्जेक्टिव प्रश्न जिसको हम कहते हैं, जैसे वन लाइनर कहिए, ऑब्जेक्टिव कहिए, एमसीक्यू कहिए यानी भरने वाला कहिए, आप जो कहिए वो सब ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। अर्थात जिसका कह सकते हैं कि एक नंबर का प्रश्न जो भी हो वो वस्तुनिष्ठ में आ जाए, या 4 ऑप्शन वाला जो हो वो भी वस्तुनिष्ठ में आ जाए, सत्य असत्य वाला जो हो जाएगा वो भी वस्तुनिष्ठ में आ जाएगा, ठीक है। ये सारे आ जाते हैं। तो देखिए निबंधात्मक जो होता है वस्तुनिष्ठ नहीं होता है। निबंध लिखिएगा तो 5 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर ऐसे दिए जाते हैं निबंध के लिए। लघु उत्तरीय लिखिएगा तो आप समझ रहे हैं कि 2 से 5 नंबर तक का लघु उत्तरीय होता है। मुक्त उत्तर वाला प्रश्न है, मतलब ये भी आपको मैक्सिमम मार्क्स वाला प्रश्न होता है। और सत्य और असत्य जो है, ये सत्य असत्य लिखिएगा तो 1 मार्क्स मिलेगा, और ये आपका वस्तुनिष्ठ हो जाएगा। आई होप कि आप लोग को निश्चित रूप से समझ में आया होगा। चलिए आइए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न हमारा क्या कहता है, देखिए दूसरा प्रश्न ये कहता है, अध्यापकों को नियमित रूप से समाचार पत्र, और देखिए ध्यान देंगे, आप अध्यापक हैं और आप नियमित रूप से समाचार पत्र भी पढ़ते ही होंगे, तो नियमित रूप से समाचार पत्र और पत्रिकाएं पढ़नी चाहिए, जिससे वे अपने ज्ञान में वृद्धि कर सके, छात्रों को समसामयिक ज्ञान दे सके, अपना बढ़ा हुआ जीवन स्तर दिखा सके, अपने समय का सदुपयोग कर सके। अब देखिए मन में तो ये होगा कि समय का सदुपयोग भी कर सकते हैं पेपर पढ़ करके, ये भी सही हो सकता है। लेकिन मन में ये भी हो सकता है कि क्या छात्रों को समसामयिक घटना के बारे में जानकारी देते रहेंगे। लेकिन हमें क्या होता है कि जब भी पेडागोजी के प्रश्नों को देखते हैं, हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा उसका चयन करना होता है। तो यहाँ पर देखेंगे, अपने ज्ञान में वृद्धि कर सके, ये सबसे ज्यादा बेहतर है। जब ज्ञान में वृद्धि होगा तो निश्चित रूप से बच्चों को जानकारी देंगे और अपना बढ़ा हुआ ज्ञान को भी जहां तहां अपना बखान करेंगे, और अपने समय का तो सदुपयोग होगा ही होगा। यानी कुल मिलाकर के सबसे बेहतर ऑप्शन आपका ए होगा, और ए के साथ आपको निश्चित रूप से जाना चाहिए।
आइए अगला देखिएगा। अगला प्रश्न हमारा तीसरा नंबर प्रश्न क्या कहता है देखेंगे। तीसरा प्रश्न ये कहता है भारत के किस राज्य में सबसे अधिक साक्षरता है। देखिए साक्षरता की अगर बात करें तो एक नंबर पर तो केरल है, सभी लोग को पता ही है। केरल क्या है, एक नंबर पर हमेशा रहता है साक्षरता में। अगर इसकी साक्षरता प्रतिशत की बात कर लेंगे तो 93%, 93.91% के आसपास, 94% इसको आप मान सकते हैं, ये परसेंटेज इसका होता है। और ये जो होता है ये पूर्ण साक्षर राज्य कहा जाता है। ये क्या है, पूर्ण साक्षर राज्य। क्या है, पूर्ण साक्षर राज्य का दर्जा इसको दिया गया है। पूर्ण है नहीं, 100% है नहीं, लेकिन 94% भी तो कम नहीं है। 94% तो इसी को माना गया है साक्षर राज्य के रूप में माना गया है। अगर बात कर ले बिहार, तो बिहार जो है सबसे कम साक्षर वाला राज्य है। और सबसे कम साक्षर में कितना है, ये औसत अगर देखें तो 63% माना जाता है। 63% है, मतलब 63 दशमलव समथिंग है। आपको देखिए इसमें महिला को देखिएगा तो 53 और पुरुष को देखिएगा तो 73% है। और औसत देखेंगे बीच में तो ये 63% आ जाता है। ये इस प्रकार से है। अगर बिहार में और भी बात करेंगे तो बिहार में सबसे ज्यादा साक्षर जिला जो है वो रोहतास है। वो कौन सा है, रोहतास है। और सबसे कम अगर कहेंगे तो वो पूर्णिया है। वो कौन सा है, पूर्णिया है। अच्छा साक्षरता प्रतिशत की भी अगर बात कर लें तो जो पूर्णिया है आपका वो मात्र 51% साक्षर है। और जो रोहतास है आपका वो थोड़ा सा ज्यादा है, यानी कि 70% है यहाँ के लोग साक्षर है। 70% लोग यहाँ के औसत पूरे 70% लोग क्या है, साक्षर है। इन चीजों को भी आप ध्यान में रख सकते हैं। केरल सबसे ज्यादा है साक्षर में, बिहार सबसे कम है। बिहार में देखेंगे तो 63% साक्षरता दर है। ठीक है, इन बातों को भी ध्यान रखेंगे। प्रतिभाशाली बालक वह होता है, प्रतिभाशाली बालक कौन होता है बताइए तो। क्या सामान्य बालकों से भिन्न होता है प्रतिभाशाली, सामान्य बालकों के जैसा होता है। जो सामान्य बालकों की प्रतिभाशाली का मतलब क्या होता है, जिसका आईक्यू लेवल जो है वो 140 से अधिक हो। 140 से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। जिसको हम क्या कहते हैं, बुद्धि लब्धि क्षमता कहते हैं। 140 से अधिक होगा तो प्रतिभाशाली है एकदम से। ठीक है, एकदम समझ लिए, एकदम प्रतिभाशाली है ये। ठीक है, तो सामान्य बालकों से भिन्न होता है, ये बिल्कुल सही है। सामान्य बालक के जैसा कैसे होगा, मंद बुद्धि होगा, बिल्कुल नहीं होगा। जो प्रतिभाशाली होगा वो अन्य सभी से बिल्कुल भिन्न होगा। आ जाइए आगे बढ़ जाते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 75 नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है देखिए। 75 नंबर ये कहता है अध्यापक को, ध्यान देंगे प्रश्न ये है, अध्यापक को अपनी जानकारी नवीनतम बनाने के लिए क्या करना चाहिए। अध्यापक को अपनी जानकारी नवीनतम बनाने के लिए क्या करना चाहिए। दैनिक समाचार पत्रों को नियमित पढ़ना चाहिए, बिल्कुल यही आप सही लगा लीजिए। डेली जब आप समाचार पत्र पढ़ते हैं तो देश दुनिया में क्या हो रहा है सारे खबरों के बारे में जानकारी आपको होती है। कि यूक्रेन जो है कब रूस पर हमला किया और रूस कब यूक्रेन पर हमला किया, नहीं, पाकिस्तान में क्या चल रहा है और अफगानिस्तान में क्या चल रहा है, चाइना क्या कर रहा है और भारत और नेपाल के बीच में क्या हो रहा है। तो हर एक चीज के बारे में आप जानकारी रखते हैं, साथ ही साथ अपने बिहार के संदर्भ में भी सारी जानकारी रखते हैं, यही आपका सबसे बेहतर होगा। अच्छा दूसरा देखिए क्या कहता है, शैक्षिक गोष्ठियों में भाग लेना चाहिए। अध्यापक को अपनी जानकारी शैक्षिक गोष्ठी में भी जानकारी ले सकते हैं। विषय से संबंधित नवीन साहित्य का अध्ययन करना चाहिए, तो ये सभी आपका आंसर हो जाएगा। विषय से संबंधित अगर नवीन साहित्य पढ़ते हैं ये और भी बेहतर बातें हैं, तो ये आपका डी ऑप्शन हो जाएंगे, इसमें चारों के चारों सही हो जाएंगे। आइए 76 नंबर देखते हैं। आप लोग भी कमेंट करिए, लाइक करके बताइए कि हाँ हम लोग बिल्कुल संतुष्ट हैं। ठीक है, लाइक करिए, समझ में आए कि हाँ आप लोग को भी बिल्कुल समझ में आता है। सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है, जो होती है सिवाय किसके, सिवाय यानी कहता है जो सफल समावेशन है, समावेशन मतलब सामान्य बच्चे और दिव्यांग बच्चे जब साथ साथ पढ़ेंगे तो उसको समावेशी शिक्षा कहते हैं। और समावेशी जो होगा वो किस अवस्था में क्या है जो है, मतलब आवश्यकता होती है, किसको छोड़ करके कहता है, पृथककरण को। यही तो पृथककरण, देखिए समावेशी कक्षा में पृथककरण की बात होती है क्या, बिल्कुल नहीं होती है। आप बच्चों को अलग पृथककरण करण का मतलब वो अलग 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 बैठाना, अलग अलग आप बैठाइएगा, सामान्य बच्चों को अलग और दिव्यांग बच्चों को अलग अलग बैठाइएगा, बिल्कुल नहीं बैठाना, पृथककरण हो जाएगा। अभिभावकों की भागीदारी बिल्कुल सही है। क्षमता संवर्धन ये भी सही है। संवेदनशीलता, तो जब समावेशन तब होगा जब अभिभावकों की भागीदारी होगी, जब बच्चों के क्षमता का संवर्धन होगा, जब संवेदनशील बनाएंगे चीजों को, तो ये समावेशन में चला जाएगा। पृथककरण को छोड़ करके बाकी सबके सब समावेशन के ही क्या है, पार्ट है। आ जाइए आगे बढ़ जाते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। बताइए 77 का सही आंसर क्या होगा, आप लोग बताएंगे। कहता नीचे अच्छे शिक्षक की कुछ विशेषताएं दी हुई है, इनमें से कौन गलत है। यहाँ पूछना क्या है, गलत है।
प्रश्नों को सही ढंग से पढ़ेंगे तभी जाकर के आप सही से आंसर भी लगा पाएंगे। यहाँ गलत है और गलत पर ध्यान नहीं जाता तो आप कहीं न कहीं गलत लगा देते। अच्छे शिक्षण की विशेषताएं दी हुई है, इनमें से कौन गलत है? अच्छा शिक्षण आदेशात्मक होता है, यही देखिए, ये यही तो गलत है, यही तो नहीं होगा। शिक्षण आदेशात्मक नहीं होता है, शिक्षण सहयोगात्मक होता है, शिक्षण पथ प्रदर्शन करने वाला होता है, शिक्षण पूर्व ज्ञान को जोड़ करके कराने वाला होता है, शिक्षण प्रोत्साहित करने के लिए होता है, शिक्षण रोचक होता है, प्रेरणादायी होता है, ये सारे आ जाएंगे इसमें, लेकिन आदेशात्मक नहीं होता है, यही गलत हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए अगला बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है देखेंगे। 78 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। 78 नंबर, आप विद्यालय के, अगला क्या है, आप विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं। आप क्या है सर? विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं। कुछ सभी आपकी दबी हुई जुबान से, कुछ साथी आपकी दबी हुई जुबान से आलोचना करते हैं, तो आप क्या करेंगे? मान लीजिए कि आप अगर प्रधान हैं तो आपके जो अधीनस्थ कर्मचारी होंगे, जो शिक्षक होंगे, वो खुल करके तो आपको नहीं बोलेंगे कि आप ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, लेकिन कहीं न कहीं वो किसी अन्य शिक्षकों के साथ साझा करेंगे, ये ऐसे करते हैं, ये गलत करते हैं, ये सही करते हैं। तो उस स्थिति में उसको कहते हैं दबी हुई ज़बान से वो कहीं न कहीं बोल रहे हैं। तो आप क्या करेंगे इसमें? आत्मनिरीक्षण करेंगे, पहला पॉइंट। दूसरा, आलोचना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये नेगेटिव शब्द है, देख रहे हैं? ये नेगेटिव शब्द है। हम कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, हम दंड नहीं दे सकते हैं। अपने कुछ साथियों के खिलाफत करने वालों को जवाब देंगे। नहीं, नहीं, हमें लड़ना नहीं है, वहां पे जाकर के विद्यालय में लड़ना नहीं है, चुपचाप अपना काम करेंगे। आप क्या करेंगे? सबसे बेहतर ऑप्शन देखेंगे तो आत्मनिरीक्षण करेंगे कि आखिर हम गलती कर कहां से रहे हैं, आखिर हमसे कौन सी गलती हो रही है, हमसे किन किन चीजों पर हम जो है, मतलब हमसे त्रुटियां हो रही है, या क्यों हमारा वो खिलाफ करते हैं। तो उन चीजों को हम लोग पकड़ने का काम करेंगे, देखेंगे कि आखिर गलतियां कहाँ हो रही है, किन बातों का उनको उनको और हमारे बीच मतभेद हो रहा है, तो उसको आत्मनिरीक्षण करेंगे और उस समस्या का क्या करेंगे, निदान करेंगे। आ जाइए आगे पढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। 79 नंबर कहता है, समावेशी शिक्षा में शिक्षक की सबसे कम महत्वपूर्ण विशेषता कौन सा? देखिए, सबसे कम महत्वपूर्ण विशेषता की बात हो रहा है। देखिए, सबसे कम महत्वपूर्ण, बच्चों के प्रति संवेदनशील होना, ये तो अच्छी बातें हैं कि बच्चों के प्रति क्या होंगे, संवेदनशील होंगे, ये तो अच्छी बातें हैं। कहता है कम महत्वपूर्ण, कहता है कम। अच्छा, विद्यार्थियों के प्रति लगाव और धैर्य होगा, ये तो अच्छी बात है, ये ठीक है। विद्यार्थियों की अक्षमताओं का ज्ञान करेंगे, अक्षमता जो है उनकी जो समस्याएं हैं उनके बारे में जानेंगे। शिक्षक का आर्थिक और सामाजिक स्तर देखेंगे। तो किसके साथ जाना चाहिए? देखिए, सबसे कम महत्वपूर्ण है, यही डी आपका ऑप्शन होगा, जिसमें शिक्षक के जो है सामाजिक और आर्थिक स्तर से कोई लेना देना नहीं है। शिक्षक चाहे गरीब ही क्यों ना हो, शिक्षक चाहे किसी भी प्रकार का गुजारा क्यों ना करता हो, लेकिन वो जो कार्य करेगा वो सबके लिए बराबर करेगा। वो बच्चों के प्रति संवेदनशील रहता है, वो बच्चों के प्रति पूरे लगाव और धैर्य रखता है, उनकी अक्षमताओं को खोज करके उनका निराकरण करता है। तो यही सबसे कम महत्वपूर्ण इसमें है। ये भी महत्वपूर्ण है लेकिन कम महत्वपूर्ण है। शिक्षक के चीजों को आप देख रहे हैं, समान काम समान वेतन शिक्षकों को नहीं मिला लंबे समय से। बहुत सारे शिक्षक साथियों का इंक्रीमेंट रोका हुआ रखा हुआ है, नहीं कई तरह के, अभी देखिए जो एनएस वाले शिक्षक है उनकी जो है वेतन में कटौती करने की बातें हो रही है। तो कई तरह की समस्याएं होती है, नहीं कई तरह की समस्याएं होती है। आइए, पूर्ण अनुशासित कक्षा की पहचान क्या है? पूर्ण अनुशासित कक्षा की पहचान क्या है? छात्रों की पठन पाठन प्रक्रिया में पूर्ण रुचि एवं शांतिपूर्ण भागीदारी। ये तो बिल्कुल सही जा रहा है, देखिए सही जा रहा है कि नहीं? जब छात्र पठन पाठन की प्रक्रिया में पूरी तरीके से रुचि ले रहा हो, जब शांतिपूर्ण ढंग से बच्चे कार्य कर रहे हो, मतलब ये क्या है, अनुशासित है। कक्षा में छात्रों को अपने कर्मों का लगा होना, नहीं नहीं अपने कामों में सिर्फ जो है लगा रहेगा, ये नहीं, ये सही नहीं है। कक्षा में पूर्ण खामोशी हो जाने से आप डंडा उठा करके बच्चों को डरा दीजिए, बच्चे शांत हो जाएंगे। और खामोशी हो जाना क्या, ये अनुशासन का जो है सो है क्या, ये अनुशासन का ये पार्ट है? नहीं नहीं नहीं, ये पार्ट नहीं हो सकता सर। तो ये आपका बिल्कुल ए सही होगा। 80 का ए के साथ जाएं, बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। आइए 81 देख लेते हैं सर। 81 नंबर हमारा क्या कहता है देखिए। जी, पानी बोतल गिर गया। देखेंगे क्या कहता है 81, देखेंगे। शिशु शिशु कहता है, शिशु ध्यान देंगे यहाँ पर, कहता है शिशु शिशु शिक्षा के संबंध में आपकी राय क्या है? जो शिशु का शिक्षा होता है इसके संबंध में आपकी क्या राय है?
स्त्रियां ही शिशुओं की अच्छी शिक्षक हो सकती हैं? क्या सिर्फ स्त्रियां ही हो सकती है? ये लिंग भेद का नहीं लग रहा कि लिंग भेद हो रहा है। शिशु शिक्षा के लिए मनोवैज्ञानिक पद्धति उपयुक्त है। शिशु शिक्षा छात्रावास में उत्तम होती है, ये तो होगा ही नहीं। शिशु शिक्षा की जिम्मेवारी माँ के ऊपर होनी चाहिए। अब बताइए, आपको शिशु शिक्षा में आप ए में है स्त्रियां ही, तो क्या केवल शिशुओं को स्त्रियां ही लग गया? मतलब ये जोर डाल रहा है इस पर, और जब जोर डालेगा मतलब ये बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, आ जाइए, शिशु शिक्षा के लिए मनोवैज्ञानिक पद्धति उपयुक्त है, ये सही है, एकदम सही है। अभी खेल खेल में शिक्षा देख रहे हैं, तो इसके साथ आप जाए, समझ में मेरा राय यही कहता है कि मनोवैज्ञानिक पद्धति और शिशु शिक्षा की जिम्मेवारी माँ के ऊपर होनी चाहिए। तो हर एक माँ जो होती है सर, वो शिक्षित नहीं होती है, और हर एक जो अभी देख रहे हैं ना, स्कूलों की जो बातें हम लोग करते हैं, अभी प्राइवेट स्कूलों की बात करते हैं और सरकारी स्कूलों की बात करते हैं। प्राइवेट स्कूल जो है, अभी लोगों में ये डिवीजन का लगा हुआ रहता है कि फर्स्ट डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन। आप सोच करके देखिए सर, पूरी भारत की अगर बात कर ले तो कम से कम विद्यालय होगा तो 50 लाख विद्यालय होगा, प्राइवेट से लेके सरकारी तक। आप देखिए गौर से, तो हर गांव में, हर टोला में, हर मोहल्ला में विद्यालय चल रहा है, छोटा बड़ा जो भी चल रहा है, लेकिन चल रहा है। तो 50 लाख अगर स्कूल है मान लीजिए, या 20 लाख स्कूल है मान लीजिए, 10 लाख स्कूल है, तो 10 लाख स्कूल अगर है तो कम से कम उसमें 5-5 कक्षा होगा, तो 50 लाख कक्षा हुआ। और जब 50 लाख कक्षा अगर है तो प्रत्येक कक्षा में एक एक बच्चे तो फर्स्ट करते होंगे सर, यानी 50 लाख बच्चे हर साल फर्स्ट कर रहे हैं। तो क्या फर्स्ट वाले का क्या हो रहा है? उन उन डिवीजन के पीछे जो लोग भाग रहे हैं, उनको इस बात के बारे में सोचना चाहिए, गहनता से अध्ययन करनी चाहिए कि डिवीजन से कुछ नहीं होता है। कभी कभी डिवीजन के फेरे में लोग अपनी जान को गंवा देते हैं, बच्चे अपना आत्महत्या कर लेते हैं। तो इन चीजों को समझना चाहिए, और बच्चों से ज्यादा गार्जियन को समझना चाहिए, अभिभावक को समझना चाहिए कि डिवीजन क्या है, वो एक कागज का टुकड़ा है। असली नॉलेज वो है, असल ज्ञान वो है जो अपने आप को इस समाज में, इस व्यवस्था में, हर एक चीज में समाहित कर सके। ठीक है, ऐसा नहीं, असफल लोग भी बहुत आगे बढ़ जाते हैं। आप उदाहरण के तौर पर बॉलीवुड से लेकर के आप क्रिकेट की दुनिया में देखिए, कम पढ़े लिखे लोग भी देखिए कहां से कहां तक पहुंच गए हैं। ठीक है, कम पढ़े लिखे लोग भी कहां से कहां पहुंच गए हैं। तो स्किल डेवलप करना चाहिए लोगों को, हमें जिस क्षेत्र में जाना है, जिस क्षेत्र में हमें मन लगता है, उस क्षेत्र में काम करना चाहिए, और उस क्षेत्र के लिए गार्जियन को भी बच्चों को परमिशन देना चाहिए। आइए सर, तो यही बात होता है कि डिवीजन के पीछे बिल्कुल नहीं भागना चाहिए। तो शिशुओं की शिक्षा जो हो सकती है सर, मनोवैज्ञानिक पद्धति से हो तो ज्यादा उपयुक्त होगा। ठीक है, ठीक है सर, चलिए सर आगे बढ़ जाते हैं, अगले प्रश्न को देख लेते हैं। 82 नंबर क्या कहता है? विद्यालय में, ध्यान देंगे, विद्यालय में अपना निश्चित स्थान बनाने के लिए शिक्षक को चाहिए कि, अपना निश्चित स्थान बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? छात्रों को अपने पक्ष में कर लें। ये तो बिल्कुल गलत बात है कि हम छात्रों को अपने पक्ष में कर लें और आंदोलन करा दें, विद्यालय की विधि व्यवस्था को मतलब तहस नहस कर दें। अपने उत्तरदायित्व में आस्था रखें, अपने अधिकारियों के संपर्क में रहें, साथियों का बड़ा समूह बना ले। बड़ा समूह बना करके वहां दंगा फसाद थोड़े करना है, या अपने अधिकारियों के संपर्क में रह करके अधिकारी से लोगों को टॉर्चर थोड़े करवाना है। नहीं, आपको सबसे ज्यादा क्या होना चाहिए? विद्यालय में अपना निश्चित स्थान बनाने के लिए शिक्षक को चाहिए कि अपना उत्तरदायित्व में आस्था रखे। जब वो अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन सही ढंग से करेंगे, जब वो अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन सही ढंग से करेंगे, तो निश्चित ही क्या होगा कि बच्चे उनसे पढ़ेंगे और बच्चे लाभान्वित होंगे। तो उनका बच्चा नाम जो है सो अपने अड़ोस पड़ोस अपने घर में लेंगे, तो उनका जो है कहीं ना कहीं स्थान उस जगह पर निश्चित हो जाएगा। ये आपका बिल्कुल बी होना चाहिए सही आंसर। आइए त्रिभाष सूत्र की बात करते हैं साथियों। त्रिभाष सूत्र कोठारी आयोग से संबंधित है सर। जब कोठारी आयोग आया था, 19 जो है 1964 से 1966 तक आया था। उसके बाद प्रथम शिक्षा नीति जो बनी वो 1968 में बनी। उसके बाद द्वितीय शिक्षा नीति बनी 1986 में बनी, और उसके बाद थोड़ा सा संशोधन हुआ था 1992 में, संशोधन हुआ था थोड़ा सा, ठीक है, संशोधन हुआ था। और उसके बाद अभी तीसरी नई शिक्षा नीति जो बनी है, जो राष्ट्रीय कहिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इसको कहते हैं, जो 2020 है, 2020 में बना है, ये जो है अभी तीसरी है, और ये अभी जो है सो लागू हो रही है। तो कोठारी आयोग से शुरुआत हुआ था, ये कोठारी आयोग से त्रिभाष सूत्र, जिसमें 3 भाषाओं को पढ़ना अनिवार्य किया गया था, और 1968 में नियम बन गया,
1986 में बना और 20 तक आज तक भी त्रिभाष सूत्र आज तक चल ही रहा है। तो ये त्रिभाष सूत्र जो है कोठारी आयोग से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। आइए 84 नंबर सवाल देख लेते हैं। 84 नंबर सवाल कहता है कि एक छात्र कक्षा में प्रदर्शन के दौरान शरारतपूर्ण व्यवहार के कारण मेरी परेशानी का कारण बन जाता है तो मैं क्या करूंगा। देखिए बच्चा जो है कोई कार्य कर रहा है, प्रदर्शन कर रहा है किसी चीजों में, और वो कुछ इस तरह का प्रदर्शन कर देता है कुछ जो है जो जिसमें शरारत जो है दिखाई देता है, तो ये हमारे लिए भी परेशानी का सबब बन सकता है। तो क्या होना चाहिए, कक्षा को बताऊंगा कि छात्र प्रदर्शन कर रहा है, छात्र को बुलाकर व्यक्तिगत रूप से समझाऊंगा, उसको सहज रूप से लूंगा, उसको उचित दंड दूंगा। देखिए दंड तो देंगे ही नहीं और ना ही उसको सिर्फ सहज रूप से लेंगे, उसको ये नहीं बताएंगे कि प्रदर्शन कर रहा है, हमें छात्र को बुला करके और व्यक्तिगत रूप से उसको समझाने का प्रयास करना चाहिए। आपका सही आंसर क्या हो जाना चाहिए, बी हो जाना चाहिए। बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाना चाहिए, बी होना चाहिए, छात्रों को बुला करके और व्यक्तिगत रूप से समझाने का प्रयास करना चाहिए। आ जाइए आगे देख लेते हैं 85 नंबर क्या कहता है। छात्रों की समस्याओं को जानने के लिए आप क्या करेंगे, छात्र के पास क्या समस्या है इसको जानने के लिए हम क्या कर सकते हैं, खुद छात्र बनकर उनकी समस्या को समझ सकते हैं। छात्रों की पिटाई करके, देखिए ये तो बिल्कुल निगेटिव वर्ड है, पिटाई निगेटिव शब्दों को हम लोग छांट देंगे। आत्मीय संबंध बनाएंगे, ये तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। देखिए बच्चों से मिलेंगे, बच्चों से दोस्ती करेंगे, उनसे हालचाल पूछेंगे और धीरे धीरे उनसे जो है सो अधिक ज्यादा संबंध, आत्मीय संबंध बनाएंगे, उसको लगेगा नहीं ये जो है हमारे शुभचिंतक है और हमें भी लगना चाहिए कि ये हमारे लिए बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो खुद को जो है छात्र बन करके जो समस्या समझने से ज्यादा है कि उससे आत्मीय संबंध बनाएंगे, हम छात्र तो वहां पे बन नहीं सकते, तो ये सबसे ज्यादा उपयुक्त होगा। आ जाइए आगे बढ़ जाते हैं। 86 कहता है किसी शिक्षक की सक्षमता की जांच निम्न में से किस आधार पर की जा सकती है, ध्यान देंगे किस आधार पर की जा सकती है शिक्षक की सक्षमता की जांच है, पुस्तकों का प्रकाशन, विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति तथा उनके शिक्षण द्वारा संतुष्टि। अब यही तो सही ऑप्शन जा रहा नहीं जा रहा, देखिए विद्यार्थियों की आवश्यकताएं जो है उसको अगर पूर्ति आप कर रहे हैं, बच्चे जो भी प्रश्न पूछ रहे हैं उसका सही समाधान, आप उनकी समस्याओं का समाधान निकाल रहे हैं, तो ये सबसे ज्यादा आप बातें हैं। बच्चा आपके शिक्षण शैली से अगर संतुष्ट है तो आप बिल्कुल सक्षम है सब कुछ में, सेवा अवधि का अनुभव हुआ ये सब नहीं होगा, आपको वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आ जाइए आगे बढ़ जाते हैं। 87 की बात करते हैं, आप शिक्षण शिक्षण व्यवसाय क्यों अपनाना चाहते हैं, बहुत अच्छा सा प्रश्न है कि आप जो है शिक्षण वाला व्यवसाय ही क्यों अपनाना चाहते हैं, इसके पीछे क्या सोच है आपका, क्यों चाहते हैं कि हम एक जो है शिक्षक के रूप में ही कार्य करें, इसका मेन वजह क्या है, इसका मेन वजह क्या वही ढूंढेंगे। आत्मसंतुष्टि के लिए क्या कर रहे हैं, या अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, या छात्रों के साथ नए नए अनुभव प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं, या सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, क्या सही आंसर होगा। देखिए इसमें यही है कि आपको ये नहीं सोचना कि हम पैसा कमाने के लिए, हमें नौकरी करने के लिए, ये सब कोई जवाब नहीं सही होगा। आपका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, तो आत्मसंतुष्टि के लिए भी नहीं होना चाहिए, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए, छात्रों के साथ नए नए अनुभव प्राप्त करने के लिए, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आप छात्रों के बीच जाएंगे तो नए नए अनुभव आप बच्चों से भी सीखेंगे और आप अपना नए नए अनुभव बच्चों के बीच प्रसार भी करेंगे, प्रचार भी करेंगे, बच्चों को जानकारी भी देंगे, सिखाएंगे भी। तो नए अनुभव आप विद्यालय में जब से जाते हैं तो अपना अनुभव ही बच्चों के बीच परोसते हैं, तो उसमें भी नवीनता होनी चाहिए, नवाचार होनी चाहिए, यही आपका सही आंसर होगा। कक्षा में बच्चों की शारीरिक भाषा पर नजर रखने से हम यह जान सकते हैं। सबसे पहले तो प्रश्न यह आएगा कि शारीरिक भाषा होता क्या है साथियों, शारीरिक भाषा का क्या मतलब हुआ, शारीरिक मतलब हुआ बॉडी लैंग्वेज जिसको हम कहते हैं। बच्चा अगर ऐसे किया हुआ है तो क्यों किया हुआ है, बच्चा हम ही को ऐसे ताक रहा है तो क्यों ताक रहा है, इसके वजह भी लॉजिक है। बच्चा बैठे हुए है तो क्यों बैठे हुए है, बच्चा खेल रहा है तो क्यों खेल रहा है, हर एक चीजों को समझना है हम लोगों को, तो ये शारीरिक भाषा के रूप में हो जाएगा। कौन बच्चा कक्षा में तनावग्रस्त है, कौन बच्चा पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा रहा है, कौन बच्चा आगे चल करके क्या करेगा, उपयुक्त में से सभी। यहाँ प्रश्न क्या है, प्रश्न क्या है आपका, तो ये है कि शारीरिक भाषा पर नजर रखने के लिए आप क्या करेंगे, कौन तनावग्रस्त है इससे क्या लेना, कौन बच्चा पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा रहा है, इस बात पर हमको ज्यादा फोकस करना है। तो इससे पता चल जाएगा, उसके बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाएगा कि ये पढ़ाई में ध्यान लगा रहा है अथवा नहीं लगा रहा है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देख लीजिए 89 देखते हैं क्या है। कोई छात्र पुस्तक पढ़ते समय आंखों में क्या करता है, देख लीजिए,
आंखों पर बहुत दबाव डालता है, तो उसकी कठिनाइयों को आप क्या मान सकते हैं? देखिए, ये बहुत ही कह सकते हैं उलझा हुआ प्रश्न है इसको। आप पुस्तक पर दबाव जब आंख से डालता है, तो हो सकता है कि कुछ बच्चे का आदत भी होता है कि ऐसे एकदम नंगाड़ते रहेगा, ठीक से ताक करके पढ़ेगा, एकदम किताब खोल के नजदीक करके पढ़ेगा। ये कुछ बच्चों का आदत हो जाता है। शरारत नहीं, ये नहीं होगा। आंख कमजोर भी कुछ बच्चा का हो जाता है, कमजोर होने का भी बात होता है। तो इसमें क्या सही, पढ़ना नहीं आता ये तो नहीं होगा। क्या सही हो सकता है इसमें? तो हमें लगता है ज्यादा सही आपको ये होगा कि ये आदत हो सकती है। आंख खराब इतना जल्दी नहीं होता है, लेकिन आदत तो डेवलप हो ही जाता है। तो आप 89 में आप इसी के साथ जाएंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। आगे बढ़ेंगे, देखिए 90 नंबर क्या कहता है। 90 नंबर क्या कहता है देखेंगे। 90 नंबर ये कहता है कि मातृभाषा का प्रयोग, ध्यान देंगे, मातृभाषा का प्रयोग का बात हो रहा है साथियों। कहता है शुद्ध मातृभाषा का प्रयोग करने वाले छात्रों के साथ क्या व्यवहार करेंगे। जो बच्चा मान लीजिए कि शुद्ध मातृभाषा का उपयोग करता है, तो उसके लिए आप क्या करना चाहेंगे? क्या करना चाहेंगे? ऐसे छात्रों को समय समय पर पारितोषित कर देंगे। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। मातृभाषा का प्रयोग न करने वाले को दंड देंगे, बिल्कुल गलत बात है। उनको कक्षा में आगे बैठाएंगे, आगे बैठाने से क्या होगा, फिर वही हो जाएगा, आगे और पीछे करने में वहां पर भिन्नता हो जाएगा। नहीं, इस बात को ध्यान रखिएगा। और अशुद्ध भाषा के प्रयोग करने वाले को कक्षा में पीछे बैठने को कहेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। हमें करेंगे, करना क्या है, जो ऐसे बच्चे को और पारितोषित करेंगे समय समय पर, जिससे वो और जुड़ा रहे और वो जो है अपनी भाषा का अधिक से अधिक विकास कर सके। तो ये सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 91 नंबर प्रश्न क्या कहता है। शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण लागू होने चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में देख ही रहे हैं, आरक्षण लागू हो है ही। SC ST कैटेगरी के लिए अलग है व्यवस्था, नहीं EBC के लिए अलग है व्यवस्था, जनरल के लिए अलग है व्यवस्था, EWS के लिए अलग है व्यवस्था। तो ये क्या है, आरक्षण ही है ना। सामाजिक एक रूपता बनाने के लिए जब SC ST के जो लोग हैं मान लीजिए, उनको पठन पाठन की प्रक्रिया सही ढंग से उपलब्ध नहीं हो पाती है। अभी का जो समय है जिसमें एक तरह से शिक्षा को व्यवसाय के रूप में लिया जा रहा है, तो वहां पर SC ST के लोग जो है गरीब है पहले से, मान लीजिए मतलब 90% गरीब है, 10% आप बाद में छोड़ के चलिए। तो जो गरीब लोग हैं, जो कई समस्याओं से घिरे लोग हैं, जिनको विद्यालय तक पहुंच नहीं है, जिनको उच्च शिक्षा तक का जानकारी नहीं है, तो वैसे लोगों को जब तक ये व्यवस्था नहीं मिलेगा, आरक्षण नहीं होगा, तो वो आगे कैसे बढ़ पाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये आपको एक रूपता लाने के लिए, जो सामान्य वर्ग में है, जो उसके बाद जो असामान्य वर्ग में है, उन दोनों की एक रूपता करने के लिए असामान्य को थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, प्रोत्साहित करना ही पड़ेगा। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। आ जाइए आगे बढ़ जाते हैं। 92 नंबर क्या कहता है। एक अध्यापक के रूप में शिक्षक, ध्यान देंगे, एक अध्यापक के रूप में, एक अध्यापक के रूप में शिक्षक अभिभावक एसोसिएशन में आप क्या करेंगे। शिक्षक और अभिभावक के बीच का जो बैठक होगा, उसमें आप क्या करेंगे। एक अध्यापक के रूप में सक्रिय भाग लेंगे। क्या करेंगे, सक्रिय भाग लेंगे। अभिभावकों को सावधान रहने के लिए कहेंगे, डराने धमकाने की क्या बातें हैं, ये नहीं होगा। स्कूल की गलत नीतियों का भंडाफोड़ करेंगे। देखिए, जो गलत नीतियां हैं उसका सुधार करेंगे हम लोग। भंडा फोड़ने से क्या होगा, प्रधानाचार्य की पक्ष प्रस्तुत करेंगे, पक्षपात भी नहीं करेंगे। तो आपको क्या होगा, उसमें सक्रिय रूप से भाग लेना है, पक्ष विपक्ष दोनों को सुनना है, और दोनों को सुन करके उस पर हम लोगों को जो कमियां है उसे दूर करने का काम करना है, प्रयास करना है। तो सक्रिय भागीदारी सबसे ज्यादा बेहतर आंसर होगा। 93 का क्या होगा देखिए। कहता है छात्रों की, ध्यान देंगे, छात्रों की 93 ये कहता है, स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा आप लोग को, तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, नहीं। छात्रों की देखिए प्रतिक्रिया नकारात्मक भी होती है और सकारात्मक भी होती है भी। तो नकारात्मक प्रतिक्रिया का एक उदाहरण क्या है, देखिए नकारात्मक प्रतिक्रिया का एक उदाहरण कौन सा, ये पूछा जा रहा है। छात्र अनुशासनहीनता नहीं करते हैं। अनुशासनहीनता नहीं करता है, डबल निगेटिव है, मतलब ये क्या है, सही है आपका। अनुशासनहीनता नहीं करता है मतलब अनुशासन में रहता है, ये निगेटिव नहीं है। ये क्या है, निगेटिव नहीं है, अनुशासन में रहता है। छात्र कक्षा में सुशील व्यवहार नहीं, यही तो है, यही तो है, सुशील व्यवहार नहीं करता है, यही तो गलत है, यही तो हो गया नकारात्मक, कि सुशील व्यवहार करना चाहिए, जो कि सुशील व्यवहार नहीं करता है। छात्र कक्षा शिक्षण में रुचि नहीं लेते हैं, अब रुचि नहीं लेगा, ये भी नकारात्मक है। अगला है, छात्र कक्षा में शोर नहीं मचाते हैं, तो शोर नहीं मचाता है, ये अच्छी बातें हैं। शिक्षण में रुचि नहीं लेता है, ये नकारात्मक है। सुशील व्यवहार नहीं करते हैं, ये भी नकारात्मक है। नहीं, तो दो नकारात्मक आ गया इसमें। देखिए क्या होना चाहिए, इसका सही आंसर बता दीजिए आप लोग, क्या होना चाहिए इसमें।
तो ये इससे ज्यादा है, सुशील व्यवहार से ज्यादा उपयुक्त ये रुचि वाला हो जाना चाहिए। और शिक्षक कक्षा शिक्षण में रुचि नहीं लेता है, सी को आप ज्यादा बेहतर मानेंगे इन दोनों में से, ठीक है, इन दोनों में से सी आपको ज्यादा बेहतर होगा, सी के साथ आपको जाना चाहिए। आ जाइए आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है। किसी किसी अनुत्तीर्ण छात्र को उत्तीर्ण करने के लिए दबाव डाला जाए तो आप क्या करेंगे। देखिए अगर आपको ये कहा जाए, दबाव डाला जाए कि कोई बच्चा फेल हो गया है, उसको पास करना है, तो 1 to 8 की अगर बात करेंगे, 1 to 8 में जहां पर आरटीई एक्ट कार्य कर रहा है, तो वहां पर तो आपको फेल किसी को करना ही नहीं है, वहां पर फेल आपको करना ही नहीं है। अगर बच्चा परीक्षा में नहीं बैठा किसी कारणवश, तो महीना दिन के बाद 15 दिन के बाद पुनः एगो एग्जाम होता है, उस एग्जाम को करा करके बच्चों को लेकिन पास कर ही देना है, उसको सर्टिफिकेट दे ही देना, अगले कक्षा में प्रमोट कर ही देना है। तो यही बात है कि अनुत्तीर्ण छात्र यदि दबाव डालेगा तो प्रतिबद्ध छात्र को उत्तीर्ण करेंगे, विद्यालय से अवकाश ले लेंगे, ये तो गलत बात है। सहयोगियों से परामर्श कर कदम उठाएंगे और छात्र को किसी भी दशा में उत्तीर्ण नहीं करेंगे, ये तो गलत बात है। ऐसा नहीं है, आप सहयोगियों से परामर्श करके कदम उठा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है कि उत्तीर्ण आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप आरटीई एक्ट के को फॉलो करते हैं। भले ही 1 महीना बाद सही, परिस्थिति को भांप करके पुनः उसका एग्जाम ले करके आपको करना पड़ेगा, लेकिन करना पड़ेगा। आज ये 95 देखते क्या कहता है। एक विद्यार्थी के असामाजिक व्यवहार को सुधारने के लिए कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। बच्चा असामाजिक व्यवहार करता है तो उसको जो है सुधारना है, इसके लिए क्या करना चाहिए। दूसरे विद्यार्थी से कहना है कि उसके साथ न रहे, ऐसा कहेंगे, ऐसा कहेंगे तो दिक्कत ही हो जाएगा। दूसरा है विद्यार्थी से समस्या पर विचार करना, ये सही है। देखिए विद्यार्थी से समस्या पर विचार करिए बैठ करके, वजह क्या है, तो उसकी जो है सामाजिक व्यवहार को, असामाजिक व्यवहार को आप सुधार सकते हैं, उसकी समस्या को जान करके तब उसका हल निकाल सकते हैं। आ जाइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, 96 नंबर। 96 नंबर क्या कहता है, देखिए जैसे किसी गाय के लिए बछड़ा होता है, जैसे किसी गाय के लिए गाय का बच्चा जो होता है वो बछड़ा होता है, ठीक उसी प्रकार बकरी के लिए क्या होगा, बकरी का बच्चा मेमना कहलाता है। क्या कहलाता है, मेमना कहलाती है। ये आपका मेमना सही आंसर हो जाएगा। आइए मछली जैसे जल से संबंधित है, अर्थात मछली जल में तैरता है, जल में ही रहता है, जल से ही सांस लेता है, उसी प्रकार चिड़िया किससे संबंधित है, चिड़िया क्या हो जाएगा, वायु से कि आकाश से, बताइए वायु से या आकाश से, क्या सही आंसर हो जाना चाहिए, आप लोग बता दीजिए हमें। वायु से ज्यादा बेहतर आकाश है, आकाश में वायु भी उपस्थित है, तो आकाश आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द का चयन कीजिए। देखिए एक है वर्ग फीट, एक है वर्गमूल, एक है वर्ग इंच, है वर्ग मीटर। वर्गमूल आपका अलग हो जाएगा, वर्ग फीट, वर्ग इंच, वर्ग मीटर ये सब नापने वाला क्या है, ये दूरी नापने की इकाई है। देखिए अगला है एक ही माँ की बहन, एक ही माँ की बहन, मान लीजिए ये आप है, ये आप है तो आपकी माँ, और माँ की बहन मौसी, मौसी का पुत्र मौसेरा भाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मौसेरा, मौसी का मौसी की पुत्र क्या हो जाएगा, मौसेरा भाई आपका। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ए ऑप्शन नहीं हो जाएगा सही। और भी कुछ है क्या, भतीजी, मौसेरी बहन है, कहता एक ही माँ की बहन के पुत्र की बहन, ओ पुत्र की बहन भी आ गया, देखिए नहीं तो पुत्र तक अगर रहेगा तो मौसेरा भाई, अब पुत्र की बहन है तो मौसेरी बहन हो जाएगा। आ जाइए अगला देख लेते हैं, लास्ट प्रश्न हमारा है 100वां नंबर और आपका 30वां प्रश्न है। विषाणु चेचक, चेचक जो होता है विषाणु से होता है, तो जीवाणु से होने वाले रोग का नाम बताना है। जीवाणु से क्या होगा, मलेरिया होगा, मलेरिया होगा या टाइफाइड होगा, क्या होना चाहिए इसको बता दीजिए। मलेरिया हो जाएगा, जो कि मादा एनोफेलीज मच्छर के काटने से होता है, मादा एनोफेलीज मच्छर के काटने से होता है, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। इसी तरह के प्रश्न दक्षता एग्जाम में पूछे भी जाएंगे। आप लोग यदि लाइव क्लास से नहीं ज्वाइन किए हैं तो दिए गया जो नंबर है, यहाँ जो नंबर दिया गया है, आप नंबर को नोट करिए 8969094103। निश्चित सफलता 100% गारंटी के साथ आपको सफलता मिलेगा, गारंटी के साथ। हमारे मटेरियल को आप पढ़ करके परीक्षा देने जाएंगे और आसानी से आप 50-60%, 70% आसानी से कम समय में आप जो है उठा पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अधिक से अधिक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।